नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल में। और आज के सेशन में हम बहुत खास डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि अब तक हमने अन्य आंदोलनों की बात करी थी, तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कुछ इस तरह से जो पिक्चर में आपको समझ में आ रहा है, नजर आ रहा है, दैट इज सॉल्ट मार्च यानी नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह आंदोलन जिसके साथ शुरू हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस सेशन को शुरू होने से पहले प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए और बढ़ते हैं अब सेशन की ओर। तो जब हम बात करते हैं नमक सत्याग्रह को लेकर, सॉल्ट मार्च को लेकर, तो सबसे पहले ये देखा जाए कि 1930 का ये आंदोलन जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हुआ था, भारत के कई हिस्सों में कई तरह से इस आंदोलन के दौरान आंदोलन किए गए थे, जिसमें काफ़ी सारे लीडर्स और काफ़ी सारे नेता जो थे उनमें शामिल थे। लेकिन उससे पहले जानना तो बनता है आखिर क्या बैकग्राउंड में चल रहा था, क्या हो रहा था नमक सत्याग्रह से पहले की क्या परिस्थितियां थी जो इस आंदोलन को इतना महत्वपूर्ण बनाने में काफी कंट्रीब्यूशन देती है। तो चलते हैं, बात करते हैं बैकग्राउंड की ओर जो हाल फिलहाल में आपको नजर आती है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर साइमन कमीशन को लेकर। जैसे कि हम देखें 1928 में साइमन कमीशन जो था, जो कि भारत में आते हैं, साइमन कमीशन सर जॉन साइमन लेकर आए थे। लेकिन वहीं साइमन कमीशन के दौरान इसमें भारतीयों की कोई भूमिका नहीं थी, जिस कारण से इसका विरोध किया गया था। और इस तरह का देखा जाए तो विरोध के दौरान जब यही पंजाब की ओर बढ़ता है तो वहां किस तरह से प्रोटेस्ट हुआ था इस साइमन कमीशन को लेकर, जिसमें आगे थे लाला लाजपत राय। और इस तरह से इसका विरोध करते हुए, मतलब देख रहे हैं ना, राष्ट्रवादी भावना को काफी हद तक भड़का दिया था। मतलब ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासतौर से जब हमारे जाने माने लीडर लाला लाजपत राय इस विरोध के दौरान जब आदेश दिया जाता है सैंडर्स द्वारा लाठी चार्ज को लेकर, तब उसमें बुरी तरह से घायल हमारे लाला लाजपत राय, जिनकी इस दौरान काफी हद तक लाठी चार्ज में गंभीर हालत की वजह से कुछ ही दिन में उनका निधन हो जाता है। तो ये सब जो हम देख रहे थे कि भारत में कैसी परिस्थितियां बन रही थी कि एक तरफ जो इससे पहले हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे और 1922 में जिस तरह से एक अनसेटिस्फाइड रिजल्ट्स, यानी बिना किसी जो हम देखते हैं कि कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया था, इस तरह के जो रिजल्ट्स हुए थे उसकी वजह से काफ़ी लोग निराश तो थे ही, वहीं दूसरी तरफ काफ़ी लोगों ने क्या किया था, स्टेप लिया था कि वो लोग कांग्रेस से अलग होकर अन्य पार्टी का गठन करेंगे और स्वराज के अपने उस उद्देश्य को किसी भी हाल में अचीव करके रहेंगे। तो वो जो चीजें इतने वर्षों से अभी दिलों और दिमाग में थी कि वही राष्ट्रवादी गतिविधियां तो चलती रहीं, कि हाल ही में अब जब हम देख रहे हैं कि देश में इतनी बड़ी घटना, एक हमारे जाने माने राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय जो इतने समय से जो है भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़कर काफी हद तक अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे, फाइनली जब उनका निधन होता है तो काफी हद तक भारतीय लोगों के दिल को ठेस पहुंचती है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं, हम बात करते हैं अब HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो कि एक क्रांतिकारी संगठन माना जाता है, जो उद्देश्य कांग्रेस लीडर्स का भारतीय आज़ादी को लेकर था, वही उद्देश्य इस हमारे रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन का था। हालांकि इनका तरीका अलग था, जिसके फाउंडिंग मेंबर्स में अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे हमारे नेता पाए जाते हैं। वहीं आगे जाकर इनके प्रोमिनेंट लीडर्स में से माने गए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और इन सभी जितनी भी रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज चल रही थी इन दौरान, जो 1928 और 1929 की गतिविधियों के दौरान कुछ ज्यादा हद तक नजर आती है। जैसे हाल ही में जुड़ी है एक घटना जो अभी हमने लाला लाजपत राय को लेकर बात की। लाला लाजपत राय कि जिस तरह से, मतलब सैंडर्स के आदेश पर जिस तरह से लाठीचार्ज होने के कारण उनका कुछ दिन बाद निधन हुआ था, तो वहीं ये लोग कारण मान चुके थे कि ये सब अंग्रेजों की वजह से हुआ है और इसीलिए इन लोगों ने ठान लिया था कि ये सैंडर्स को मौत के घाट उतारेंगे। इसीलिए इन्होंने किया भी।
तो वहीं दूसरी तरफ इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बम फेंका था। तो इस तरह से जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी राष्ट्रवादी, वो भी बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट थी। हालांकि ये काफी हद तक उम्मीद लगाए हुए थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कुछ अच्छे रिजल्ट्स के कारण जो है भारत में शायद आज़ादी का वो रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके साथ जब ये आंदोलन वापस लिया गया तो उसके साथ निराशा सभी को हुई, जिनमें हमारे ये क्रांतिकारी नेता भी शामिल थे। तो इसीलिए हम देखते हैं क्रांतिकारी गतिविधि और समाजवादी आदर्शों के अपने अद्वितीय मिश्रण के लिए प्रसिद्ध थी। यानी इन दिनों इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा था, जो साइड बाय साइड कार्य करती हैं एक माइंड मेकअप करने में ना, एक दिमाग को इस तरह से तैयार करते हैं कि जब कोई आंदोलन आगे होता है फिर उसमें भाग लिया जा सके। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं हाल ही में जो 1928 में वल्लभ भाई पटेल द्वारा ये बारदोली सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। वल्लभ भाई पटेल के बारदोली सत्याग्रह आंदोलन चलाए जाने के दौरान हम देखते हैं वल्लभ भाई पटेल ने बखूबी अंग्रेजी प्रशासन का विरोध किया, जहां पर इन्होंने किसानों के साथ मिलकर इस बात को रखा कि ये जो 22% एकदम से टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं ये लोग नहीं देंगे, ठीक है, उसका विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन इनके प्रोटेस्ट करने में एक तरीका इन्होंने जो गांधी जी से उनके मार्गदर्शन पर चलकर इन्होंने जो अपनाया था वो था अहिंसा और सत्याग्रह, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। और कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई मतलब वल्लभ भाई पटेल का यह आंदोलन सफल हुआ, जहां पर एक राहत, एक काफी हद तक शांति थी भारतीयों की, कि कुछ ऐसे आंदोलन भी थे जो भारतीय मतलब जिस दिशा में वो चलाए जा रहे थे उन दिशा में उन्होंने मकाम भी हासिल किए थे। और यही वो आंदोलन था जिसके बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा गया था और कहलाए थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनकी ये जो एक कहते हैं ना अचीवमेंट थी, इस अचीवमेंट को बहुत हद तक भारत के हर हिस्सों में जो बात ये पहुंची थी, लोगों के दिमाग तक पहुंची थी, वो काफ़ी हद तक जो है आगे भी अमल करने के काम आती हैं। ठीक है, तो क्या ये जो हमें नज़र आता है वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली सत्याग्रह कहीं ज़्यादा सफल रहा। इसने ब्रिटिश सरकार को पंगु बना दिया और महत्वपूर्ण रियायतें हासिल की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यापक प्रेस कवरेज के कारण इसने अपनी, यानी यहाँ पर आंदोलन की बात हो रही है, इसने अपने आकार के अनुपात से कहीं ज्यादा प्रचार जीत हासिल की। गांधी ने बाद में दावा किया कि बारडोली में सफलता ने सत्याग्रह और स्वराज में उनके विश्वास की पुष्टि की है। यानी गांधी जी बहुत हद तक यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल से इस चीज को लेकर इम्प्रेस थे कि इन्होंने जो अहिंसा सत्याग्रह के जिस उद्देश्य के साथ ये आंदोलन चलाया उसमें काफी हद तक ये अमल हुए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो हाल ही में जो सबसे ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नजर आ रहा था वो ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसके तहत इनके द्वारा उद्देश्य अपना लिया गया था पूर्ण स्वराज को लेकर, कि आज से हम लोगों का उद्देश्य क्या होगा, पूर्ण स्वराज। मतलब आप देख रहे हैं फैक्टर्स कि साइमन कमीशन जो था, साइमन कमीशन आया जिसका विरोध किया गया, अंग्रेजों द्वारा चुनौती दी गई संविधान बनाने के लिए। और ये चुनौती जब मोतीलाल नेहरू ने अपनाकर संविधान सूची तैयार करी, जिसे प्रस्तुत 1928 में नेहरू रिपोर्ट के नाम से किया, उसे भी अंग्रेजों द्वारा जो है ठुकरा दिया गया था। हालांकि भारतीयों में भी उनका विरोध हुआ था, फिर वो चाहे मुस्लिम लीग की तरफ से हो, जिन्ना की तरफ से हो, फिर वो जो है हम बात कर मुस्लिम लीडर्स की तरफ से हो, जिन्ना की तरफ से हो, फिर वो चाहे अंबेडकर जी की बात हो। ये बात तो हम मुद्दा आपस में सुलझा लेते हैं और हुआ भी। भारत का जो संविधान आगे बना उसमें क्यों ना भारत के सभी मुद्दों को सुलझाकर सभी के लिए प्रावधान लिखे गए। लेकिन उस समय सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि ब्रिटिशर्स ने हमें चैलेंज किया था। और अभी तक जो हम उद्देश्य लेकर चल रहे थे डोमिनियन स्टेटस, अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, जिसका एक झंडा प्रचम कर दिया गया था रावी नदी किनारे 31 दिसंबर। यानी आप देख रहे हैं जब साल का अंतिम दिन अर्धरात्रि, जिसके बाद न्यू ईयर शुरू हो जाता है, तो अर्धरात्रि को रावी नदी किनारे, लाहौर के रावी नदी किनारे इन्होंने क्या किया था, तिरंगा झंडा फहराया था और साथ के साथ पूर्ण स्वराज इनका उद्देश्य हुआ था। तो इसी उद्देश्य के दिशा में अब ये लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ये पीछे नहीं जाएंगे।
तो वहीं आगे क्या नजर आ रहा था कि ये जो डोमिनियन स्टेटस जिसकी बात को लेकर हम चर्चा कर ही रहे थे कि डोमिनियन स्टेटस के झूठे वादे अंग्रेजों ने बहुत किए थे। और तो और आप जानते हैं पहले डोमिनियन स्टेटस देने की बात की थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जो नहीं मिला था। मतलब उसके बाद की बात थी कि वादा किया था डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला। वही डोमिनियन स्टेटस अगर हम देख रहे हैं तो अभी जो नेहरू रिपोर्ट की मैं चर्चा कर रही थी उसमें भी लिखा गया था, पर अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेटस को लेकर मना कर दिया। तो अब भारतीयों ने भी कह दिया हम डोमिनियन स्टेटस चाहते ही नहीं, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज यानी आजादी चाहिए। ठीक है, इसके तहत दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं ये कार्य कर रहे थे एक नए आंदोलन को जन्म देने के लिए, जिनमें से मुद्दे तो उठने थे, क्योंकि बात अधूरी रह गई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। याद कीजिए जब 11 मांगे लिख के दी थी गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को, जो 11 मांगे लिख कर दी थी, अब वो 11 मांगे फिर से दोहराने का समय आ चुका था। यानी उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, टैक्सेस को लेकर, और खास तौर से गांधी जी इन सबसे ज्यादा एक टैक्स के सबसे ज्यादा विरोधी थे, वो थे नमक कर। 1882 के सॉल्ट टैक्स के दौरान जो भारतीय सरकार, मतलब ये जो ब्रिटिश सरकार सॉरी कह सकते हैं, जो अंग्रेजी सरकार थी, नमक का मोनोपोली यानी एकाधिकार, नमक बनाने का एकाधिकार उनके पास था, यानी सॉल्ट मेकिंग मोनोपोली उनके पास थी, जिसका विरोध करने लगे थे भारतीय। भाई क्यों ना हो, गांधी जी का कहना है कि अगर देखा जाए हवा और पानी के बाद अगर तीसरी चीज कुछ महत्वपूर्ण है तो वो नमक है। बिल्कुल है, स्वास्थ्य के लिए नमक बहुत आवश्यक है, और इसी कारणों से ये लोग अगर थोड़ा बहुत टैक्स चार्ज करते जो सबके लिए देने योग्य होता तो ठीक था, लेकिन इस तरह का टैक्स तो नहीं लगना चाहिए ना कि यहाँ की जो आम जनता, गरीब जनता है, वो नमक अफोर्ड भी ना कर पाए। इसीलिए देखा जाता है कि जो नमक का रेशियो था टैक्स ये लोग चार्ज करते थे वो 8.2% था, यानी अंग्रेजों द्वारा जितना भी टैक्स ये कलेक्ट किया जाता था उनमें कम रेशियो का टैक्स नहीं है, ये बहुत ज्यादा माना जाता है। क्या था, गांधी जी की योजना सविनय अवज्ञा की शुरुआत ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ सत्याग्रह से करने की थी, यानी इनके 11 मुद्दे तो और भी थे। इसके साथ साथ जो देखा जाता है उसमें काफी सारे करों को लेकर मुद्दा बनाया, लेकिन सबसे इनिशियल मुद्दा इन्होंने कहा कि सबसे पहले हम शुरुआत किससे करेंगे, नमक कर से करेंगे। नमक कर ब्रिटिश राज के कर राजस्व का 8.2% था, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान सबसे गरीब भारतीयों को हुआ। बिल्कुल है, आम जनता इसे अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, और इसीलिए ये एक सॉल्ट मार्च यानी एक ऐसा मतलब जो आंदोलन होगा जो कि अब हम लोग जो है नमक स्वयं बनाएंगे, हम अंग्रेजी शासन का, अंग्रेजों के नमक कर का, सॉल्ट टैक्स का विरोध करने का तरीका अपनाएंगे, जिसका तरीका हमारा होगा सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा। गांधी जी ने ये सविनय अवज्ञा का विचार जो है वो डेविड थोरो से जो है उनको विचार को फॉलो किया है, जो कि एक अमेरिकन एनार्किस्ट लीडर थे। डेविड थोरो के इस सिविल डिसोबीडियंस को वो फॉलो करते हैं, और इस नमक सत्याग्रह के दौरान उनका इस आंदोलन को हमें देखने को मिलता है। इनके नमक सत्याग्रह आंदोलन से पहले इन्होंने पूर्ण रूप से एक अपना प्लान तैयार किया था कि किस तरह से ये सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाएगा। इनकी पूरी जानकारी के तहत 12 मार्च 1930 को यह आंदोलन शुरू किया जाना था, और 5 अप्रैल को जहां पहुंचने के बाद 6 अप्रैल को नमक बटोर के ये नमक कानून तोड़ते। इसीलिए सत्याग्रह की जो तैयारियां चल रही थी जोर शोर से, इसमें पहले से ही ये तय कर लिया गया था इसमें केवल पुरुष ही रहेंगे, क्योंकि ये टोटली जो आंदोलन होगा, ये जो मार्च होगी, ये जो मतलब आप कह सकते हैं कि इस तरह की ये जो यात्रा होगी, ये पूरी की पूरी यात्रा फुट मार्च होगी, पैदल यात्रा रहेगी, जिसमें वो केवल पुरुषों का सहयोग चाहते थे। हालांकि उनका कहना यहाँ पर ये नहीं था कि स्त्रियां इनडायरेक्टली भी सपोर्ट ना करें। वो कहते हैं आंदोलन के, आप इस आंदोलन के भाग हैं, लेकिन इस तरह की पैदल यात्रा में पुरुषों का आना सही होगा। और इस तरह से इस आंदोलन की सूची तैयार करनी, इस समय
जो अब हम देखते हैं कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी वो भी गांधी जी के पूरे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में थी, काफी लीडर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में थे और उन्होंने सब तैयारी कर ली थी कि किस तरह से, कौन सी दिशा में, किस तरह से आंदोलन को चलाया जाएगा, कैसे चलाया जाएगा। तो 12 मार्च से शुरू होने की ये बात की गई थी। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी ने आश्रम से नियमित बयान जारी करके अपनी नियमित प्रार्थना सभाओं में तथा प्रेस के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से विश्वव्यापी मीडिया को मार्च के लिए तैयार किया गया। अब आप जानते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यह आंदोलन इतना मुख्य आंदोलन था, भारत का एक ऐसा आंदोलन माना गया जिस आंदोलन की जो प्रेस कवरेज के थ्रू, ये मीडिया के थ्रू जो बात इंटरनेशनल लेवल पर गई थी, यानी ये आंदोलन था तो भारत का आंदोलन, लेकिन ये मुद्दा अब विश्व स्तर पर बन चुका था। इंटरनेशनल लेवल पर ये काफी जो है फेम हासिल करता है, बहुत इसका नाम होता है और इस मुद्दे को उठाया गया था। इसीलिए इसमें एक मुख्य भूमिका नजर आती है, साथ में कुछ एक जो हमारे इंग्लिश पर्सन भी जो इस आंदोलन का हिस्सा बने थे, जिनका नाम था वेब मिलर, और कहते हैं कि उनके सहयोग से और मीडिया के सहयोग से, मतलब काफी हद तक जो न्यूयॉर्क टाइम्स थे उन्होंने यहाँ से जो भी मार्च में जो भी इवेंट हुआ था, इस आंदोलन का इवेंट हुआ था, उस आंदोलन के इवेंट को कवर किया गया था और बाकायदा इसे मेंशन किया गया था उनके न्यूज़पेपर्स में। तो देखते हैं साथ के साथ गांधी जी ने और क्या किया था। इस आंदोलन से पहले एक चेतावनी भी दी थी लॉर्ड इरविन को, जो कि इस समय भारत के वॉइसरॉय थे। उनका कहना था कि इरविन, ये जो मांगे हैं, जो मांगे मैं आपके सामने समक्ष ये जो रख रहा हूँ, भेज रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इस मांगों को मानने के लिए आप जो है अगर स्वीकार करते हैं, अगर इस मांग को आप स्वीकार कर लेते हैं तो ये आंदोलन हम लोग नहीं चलाएंगे, पोस्टपोन, मतलब इसको जो है एक तरह से क्या कर दिया जाएगा, पोस्टपोन ही नहीं करने की ना बात की जाएगी, मतलब ये आंदोलन ही समाप्त कर दिया जाएगा, ना चलाया जाएगा, ना आंदोलन शुरू किया जाएगा। लेकिन यहाँ से हमें कंफर्मेशन चाहिए कि आप इस जो मांगे हैं उनको स्वीकार करेंगे। और उन मांगों में इन्होंने बहुत सारी चीजें जो वॉइसरॉय इरविन को लिखकर दी थी वो इस प्रकार है, जो आप हिंदी में भी एक तरह से देख सकते हैं। क्या वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को एक पत्र भेजा, पत्र में 11 मांगे बताई गई थी जिनके पूरा होने पर नमक मार्च वापस लेना होगा, यानी हम नमक मार्च वापस ले लेंगे अगर तुम इन बातों को मान लोगे। ठीक है, इन मांगों में किसानों पर कर कम करना, यानी भूमि राजस्व अकालना, ठीक है, सैन्य खर्च कम करना, आयातित कपड़ों पर कर लगाकर भारतीय उद्योगों की रक्षा करना। यानी अंग्रेज क्या करते थे ना, अपने ये मिलिट्री मेंटेनेंस में ज्यादा खर्चा करते थे। अब आप लोग मिलिट्री मेंटेनेंस में खर्चा कर रहे हो, लेकिन जनता का खून पीकर थोड़ी कर सकते हो, उनके प्राण लेकर थोड़ी कर सकते हो। तो कर का आप क्या कर रहे हो, मिलिट्री मेंटेनेंस में जो खर्चा आ रहा है उसकी रिकवरी कर रहे हो आप किसानों से, लेकिन मतलब आम जनता से। किसान ही क्यों, सिर्फ आम जनता भी कह सकते जो टैक्स का भाग थे, तो उनके ऊपर जो मतलब जो प्रेशर पड़ रहा था, जो भार पड़ रहा था, उसका कारण एक ये भी माना जाता था। वहीं दूसरी तरफ क्या है, जो ब्रिटिशर्स, जो हम लोगों के जैसे कि हमारे इंडिया में जो इंग्लैंड से चीजें आती थी, जो भी अंग्रेजों के लिए चीजें अंदर मतलब आयातित होती थी, उसमें ये लोग टैक्स नहीं लगाते थे। क्यों नहीं टैक्स लगाते थे भाई? अगर आप टैक्स लगाओगे तो भारतीयों को भी तो फायदा होगा। तो उन्होंने कहा कि आप टैक्सेस लगाएंगे तो भारतीयों को सपोर्ट मिलेगा, इसलिए आपको ये करना होगा। तो क्या कह रहे हैं, विदेशी कपड़ा पर कर लगा भारतीय उद्योगों की रक्षा करना, यानी आप उन पे कर लगाएंगे और उन इंडियंस को सपोर्ट करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, अलोकप्रिय नमक कर को समाप्त करना शामिल था। यानी नमक कर लोगों के लिए शायद हो सकता है एक सोचने वाली बात थी कि ये क्या बड़ा मुद्दा है, लेकिन वाकई देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए था क्योंकि भारतीय नमक बना सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, इवन जो तटीय क्षेत्र पर भी लोग रहते थे ना, जो नमक स्वयं बना सकते थे, उनके पास भी इतना अधिकार नहीं था कि वो नमक अपने लिए बना ले। उनका कहना था कि नमक तो अंग्रेजी सरकार से ही खरीदना पड़ेगा टैक्स देकर। तो ये क्या बात हुई, इसका घाटा भारतीय क्यों सहे? इसीलिए क्या होता है, इरविन ने उनकी सबसे प्रबल अपील नमक कर के संबंध में थी। ठीक है, वो इरविन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज पर दबाव बना रहे थे, नमक कर को लेकर बना रहे थे। लेकिन जानते हैं लॉर्ड इरविन को क्या लग रहा था? लॉर्ड इरविन गांधी जी के इस आंदोलन को ऐसे ही समझ रहे थे। उनके नमक जो ये जो नमक यात्रा थी, उनकी दांडी मार्च की जो यात्रा थी, नमक सत्याग्रह आंदोलन था, इनको लगा कि इरविन को कि ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है और ये बहुत ही आम मुद्दा रहेगा जो कि
अंग्रेजी प्रशासन को इससे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। ये लेटर उन्होंने लंदन में लिखकर भेजा था, जहां से उनको लगने लगा कि इस तरह का जो है गांधी जी के इस आंदोलन का प्रभाव अंग्रेजी प्रशासन पर नहीं पड़ेगा। 12 मार्च, और फाइनली वो दिन आ चुका था जब ये आंदोलन शुरू होना था। 12 मार्च 1930 को गांधी और 78 सत्याग्रही, जिनमें भारत के लगभग हर क्षेत्र, जाति, पंथ, धर्म से जुड़े लोग शामिल थे, गुजरात के नवसारी जिले के तटीय गांव दांडी के लिए पैदल चल पड़े, जो साबरमती आश्रम में उनके शुरुआती बिंदु से 385 किलोमीटर दूर था। अब आपको बता दिया जाए, जो ये नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था, दरअसल ये कैसे था, अगर आप देखें तो ये जो गुजरात हमें नजर आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर ये कहते हैं कि एक था दांडी, ये यात्रा इस तरह से थी, और कहां से शुरू की गई थी भाई, साबरमती आश्रम से। ये पहले से ही तय था, ये साबरमती आश्रम से शुरू किया जाएगा। इसलिए कभी भी आपसे पूछा जाए कि दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की गई थी, साबरमती आश्रम से की गई थी। और इनका जो डेस्टिनेशन पॉइंट था वो क्या था, कहां था बेटा, दांडी। इसे दांडी यात्रा इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि इनका डेस्टिनेशन क्या था, दांडी था, जो कि एक तटीय क्षेत्र था, और वहां पर नमक प्राप्त करके ये लोग नमक कानून तोड़ते, ऐसा इनका कहना था। ये इनकी प्लानिंग का हिस्सा था, जो कि कहां पर स्थित है, गुजरात के नवसारी में। यहां पर लिखा हुआ है नवसारी जिले में ये स्थित है, इसीलिए कहा जाता है कि ये दांडी यात्रा कहलाती है, जो कि एक 24 दिन की ये यात्रा थी, जिसमें ये लगभग 240 मील यानी 385 से 87 किलोमीटर ये लोग चले थे। और इसमें शुरुआत इस आंदोलन की गई थी 78 फॉलोवर्स के साथ, 78 अनुयायी यानी इनके फॉलोवर्स के साथ की गई। लेकिन इस यात्रा के दौरान जो भी गांव और जो भी क्षेत्र जुड़ता चला गया था, कहा जाता है कि वहां से और सत्याग्रहियों ने काफी सारे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उन लोगों ने भी इस आंदोलन का हिस्सा बनने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। मतलब वो लोग इससे जुड़े, आंदोलन से जुड़े और इसका हिस्सा बने। और बाद में हम देखते हैं ये आंदोलन बहुत हद तक फेमस होता जा रहा था। साइड बाय साइड अब यहाँ पर देखी जा रही थी स्त्रियों की भूमिका। स्त्रियों की भूमिका को लेकर बात की जाए तो ऐसा कहा जा रहा था कि गांधी जी ने, जैसे अभी हमने चर्चा की थी कि गांधी जी का कहना था कि पैदल यात्रा है, स्त्रियां इसमें शामिल नहीं होंगी, लेकिन जानते स्त्रियों ने भी इस आंदोलन का एक अहम किरदार यहाँ पर निभाया था। वो पता क्या कर रही थी, घर बैठे ही अपने पानी के मटके जो लेकर आ रही थी, पानी भर के जो नमक पानी ऐसा लेकर आ रही थी, जिनसे नमक को अलग करके मतलब बनाकर उसको पैक करके मैन्युफैक्चर करके उसको सेल कर रही थी। तो ये एक सबसे बड़ा विरोध का तरीका था अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के नमक कर के खिलाफ। उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका अपनाया था। वहीं दूसरी तरफ सरोजिनी नायडू जैसी स्त्रियां हुई थी, मतलब हमारी जानी मानी ये विमेन लीडर थी सरोजिनी नायडू, जिनका गांधी जी से ये अपील था, जिनका ये कहना था कि कृपया करके स्त्रियों को भी इस आंदोलन का हिस्सा बनने दिया जाए। इसीलिए इस आंदोलन के दौरान मुख्य रूप से हमें इनकी भूमिका यानी सरोजिनी नायडू की भूमिका नजर आती है। ठीक है, तो इसमें विमेंस का भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रोल तरीके से देखा जा सकता है। वहीं हम देखते हैं सत्याग्रही चलते समय हिंदू भजन रघुपति राघव राजा राम गाते रहे। आप जानते हैं कि यहाँ पर ये आंदोलन जो है एक और चीज को जो आकर्षित करता है वो इस बात को लेकर कि गांधी जी ने जब ये आंदोलन शुरू किया था तो इसमें आप देखेंगे इन्होंने कहा था कि जो भी इसमें आंदोलन का हिस्सा है वो अपने साथ कुरान और बाइबल की कॉपी लेकर चलें। और इसमें एक ना रिलीजियस भावना उनसे जुड़ चुकी थी, जहां पर उनका मन जो है ना एक निष्ठावान हो चुका था कि हम लोग अपने टारगेट को अचीव करेंगे। और इस तरह से कहा जाता है कि ये लोग भजन गाते रहे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो ये भजन गाते हुए अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ते जा रहे थे। इस तरह से गांधी जी की रणनीतिक मीडिया बहुत सफल रही। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन न्यूयॉर्क टाइम्स ने नमक मार्च को व्यापक रूप से कवर किया। यानी अब इनका ये नमक कर का आंदोलन कहां तक पहुंच चुका था, अंतरराष्ट्रीय स्तर तक, जिसने बहुत हद तक सपोर्ट हासिल किया। और गांधी जी का भी इसमें यही कहना था कि मैं चाहता हूं कि जो ये मैं लड़ाई लड़ रहा हूं उसमें सभी की जो एक सिंपैथिक सहानुभूति है मैं वो प्राप्त करना चाहता हूं, ताकि सब इसका हिस्सा बन सके, इसको सपोर्ट कर सके और बहुत स्ट्रांगली हम इस मूवमेंट को लेके जा सके। क्योंकि देखिए एक चीज है,
असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने के बाद, आपको लग रहा होगा मैं बार बार असहयोग आंदोलन की बात करूं, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीजें, वो भी एक बहुत बड़ा जन आंदोलन रहा था, लेकिन उसका जो एंड हुआ वो बहुत अच्छा नहीं साबित हुआ था। जिसके पीछे गांधी जी जो थे एक चीज समझ चुके थे कि अहिंसा और सत्याग्रह के लिए लोग तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय निराश हो चुके थे, कुछ लोग निराश हो गए थे गांधी जी के इस स्टेप को लेने पर। लेकिन अब इस तरह की गलती दोबारा रिपीट ना हो, इस बात का ख्याल गांधी जी ने भी रखा और सभी सत्याग्रहियों ने भी रखा था। यानी बहुत अच्छे कॉपरेशन के साथ इस आंदोलन को चलाया जा रहा था, पूरी सूझबूझ के साथ, पूरी परफेक्ट प्लानिंग के साथ। गांधी जी ने घोषणा की, मैं शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपैथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट। आपको बता दिया जाए, इस तरह के कोटेशंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किसका जो है स्टेटमेंट था, तो ये गांधी जी का स्टेटमेंट था। गांधी जी ने ये स्टेटमेंट किस आंदोलन के दौरान दिया, तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दिया था, नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान दिया था। इनमें से एक ही ऑप्शन आपके बीच में रहेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वहीं 6 अप्रैल 1930 को सुबह 8:30 बजे गांधी जी ने जानबूझकर ब्रिटिश नमक कानून की अवहेलना की। इस कृत्य ने एक शक्तिशाली उत्प्रेरक का काम किया। इसने पूरे भारत में व्यापक सविनय अवज्ञा को जन्म दिया, जिसने लाखों लोग अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से नमक कर को चुनौती देने के लिए उठ खड़े हुए। यानी हम समझ रहे हैं कि अब यहाँ पर इस चुनौती के लिए ये जो टारगेट इनका अचीव करने का था कि इन्होंने 6 अप्रैल को ये नमक बटोरना है, नमक कानून तोड़ना है, गांधी जी ने उस टारगेट को अचीव किया। भले ये बाद में जो है अरेस्ट हुए थे, वो बाद में देखा गया, लेकिन एक जो चिंगारी इन्होंने छोड़ दी थी, उस चिंगारी के बाद ये आंदोलन देखिए किस किस तरह से आगे विकसित होता है। जैसे कि पेशावर में इस आंदोलन को लीड कर रहे थे जाने माने लीडर अब्दुल गफ्फार खां। इन्होंने कहा जाता है जो ऑलरेडी एक अपना बना रखा था ग्रुप, जिसे खुदाई खिदमतगार कहा जाता है, खुदा की खिदमत में। ये पहले से ही जो राष्ट्रवादी विचारों को लेकर, आंदोलन को लेकर ये उत्तर पश्चिम सीमाओं में अक्सर ये कार्य करते रहे थे। उन्हीं सभी सत्याग्रहियों के साथ, उन्हीं खुदाई खिदमतगार के सभी फॉलोवर्स यानी अनुयायियों के साथ इन्होंने इस आंदोलन को चलाया था, जिसमें उसमें खासियत ये देखी जाती है कि सभी फॉलोवर्स ने रेड शर्ट पहना हुआ था। और इसीलिए आप जानते हैं उत्तर पश्चिम सीमा यानी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में इस आंदोलन ने एक और नाम कमाया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ साथ रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन। इसीलिए कभी भी कहा जाए लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था, तो याद रखिएगा लीड करने वाले कौन थे, इन्हें अब्दुल गफ्फार खां थे, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है, सीमांत गांधी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी। इनकी कौन सी उपाधि है, इनका मैं बता दूं, इनकी उपाधि आप लिख लीजिएगा, फ्रंटियर गांधी। ठीक है, हिंदी में इसको हम कहेंगे बेटा सीमांत गांधी। एक सेकेंड, हिंदी में हम लिखेंगे इन्हें सीमांत गांधी। ये प्रश्न आता है बेटा, इनकी उपाधि को लेकर अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। साथ के साथ अगर हम देखें जो नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया दांडी की ओर, वहीं से थोड़ा आगे और बढ़ते हुए 40 किलोमीटर के बाद हमें धरासन कांड नजर आता है। दरअसल इस आंदोलन में एक गांधी जी के साथ साथ अहम भूमिका नजर आ रही थी अब्बास तैयब जी की। कहते हैं अब्बास तैयब जी, जिनके लिए पहले से ही गांधी जी ने कह रखा था कि अगर अब्बास तैयब जी, अगर मैं इस आंदोलन के दौरान अरेस्ट होता हूं ना, तो इस आंदोलन को मतलब लीड करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और कहते हैं कि धरासन के दौरान आंदोलन ये तय किया गया था कि वहां पर भी आंदोलन चलाया जाए। वहां पर इस आंदोलन के दौरान अब्बास तैयब जी के साथ साथ गांधी जी की खुद की जो इनकी वाइफ थी कस्तूरबा गांधी जी, उनका यहाँ पर किरदार देखने को मिलता है। उन्होंने भी बहुत जोर शोर से पार्टिसिपेट किया। हालांकि अब्बास तैयब जी और कस्तूरबा गांधी इस दौरान अरेस्ट हुए, लेकिन फिर भी सरोजिनी नायडू जी ने इस आंदोलन को बनाए रखा था
और कहते हैं अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि एक समय के बाद ये आंदोलन तो समाप्त होना ही था, क्योंकि अल्टीमेटली एट लास्ट ये देखने को मिलता है कि इरविन जिस मुद्दे को वो छोटा समझ रहा था, उसे नहीं पता था ये मुद्दा कितना बड़ा होने वाला है, क्योंकि अब ये इंटरनेशनल मुद्दा बनने के साथ साथ जो है भारत के अन्य हिस्सों में भी पहुंच चुका था। कि जिस तरह से इस आंदोलन को लीड कर रहे थे इलाहाबाद में बैठकर, कौन इलाहाबाद में लीड कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। इधर हम तमिलनाडु की ओर देखते हैं तो सी राजगोपालाचारी, यानी कितने सारे लीडर्स थे। केरल में देखते हैं कलप्पन, जो हमारे लीडर्स थे वो इन सबको लीड कर रहे थे भारत के अन्य हिस्सों में। और अब ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि एट लास्ट लॉर्ड इरविन को समझौता करने का समय मतलब आ ही चुका था, क्योंकि इरविन चाहता था कि अब इसे समाप्त किया जाए, इसलिए गांधी जी के साथ उसका समझौता हुआ, जिसे कहा गया दोस्तों गांधी इरविन पैक्ट। क्या कहा गया था? गांधी इरविन पैक्ट कहा गया। और ये पैक्ट जो है, ये समझौता जो है, कहां पर हुआ था? दिल्ली में, इसीलिए इसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं बेटा। और ये दिल्ली पैक्ट 1931 यानी इस आंदोलन के दौरान जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था ना, वो 1931 में समाप्त हुआ। जब वहां पर कांग्रेस नहीं पहुंची थी ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, क्यों? क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वहां क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि इस दौरान ये लोग भारत में कांग्रेस लीडर्स जो हैं वो आंदोलन चला रहे हैं। तो जब वहां कांग्रेस नहीं पहुंची तो ये मुद्दा वहां पर भी दिखा था, और इसी कारण से एक प्रेशर बन रहा था लॉर्ड इरविन पे कि इरविन को अब इसे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और इसी के तहत लॉर्ड इरविन ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने की बात गांधी जी से रखी, और बदले में गांधी जी ने जो है इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए तैयार हुए, क्योंकि इरविन ने यहाँ पर उनकी मांगों को लेकर उन्हें सपोर्ट करने के लिए जो है अपनी बात रखी थी। इरविन इस बात पर कहीं ना कहीं जो था तैयार हो चुका था कि वो गांधी जी की मांगों को जरूर देखेगा और उन पर कार्य करेगा। और इस तरह से उनकी दूसरी बात यही थी कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। तो ये दोनों बातें जो इरविन ने रखी, इसके बदले में गांधी जी ने भी यहाँ समझौता करते हुए इस आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया, और इस तरह से ये आंदोलन अच्छे खासे रिजल्ट्स के साथ जो है समाप्त होता है। लेकिन देखा जाए तो हालांकि इसके आगे जो रिजल्ट्स देखे गए, जो बात अपनी इरविन ने यहाँ पर इस समझौते में रखी थी, वो समझौता कितना हद तक सिद्ध हुआ नहीं हुआ ये बात की बात है। लेकिन जो ड्यूरेशन हम देख रहे हैं, जिस दौर में ये आंदोलन चलाया गया था, उसके जो गतिविधियां थी वो काफी बेटर थी पहले के आंदोलनों से, और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ ये आंदोलन जो है समाप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी हमारे इस नमक सत्याग्रह आंदोलन पे। तो कैसी लगी हमारी ये अच्छी सी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को राइस स्मार्ट हिंदी।